Yes. So, my dear students, let us start. This is the third part, I think. This is the third part of the last lesson. और अभी तक हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं कि क्लास के अंदर वो बैठ गए हैं, उसको सारी बातें धीरे धीरे याद आ रही हैं, बैठा हुआ है वो आराम से बोलने की, उसको कहा गया पार्टिसिपल पे बोलने के लिए, बट ही वाज नॉट एबल टू स्पीक, दो he had prepared himself, but at the time of speaking he could not utter even a single word and he got mixed up. अब उसकी हार्ट बीटिंग जो है वो बढ़नी थी। मैंने बताया था कल आपको डिटेल में कि क्या स्थिति हो जाती है एक स्टूडेंट की, क्या Yes, स्थिति sir. उसकी एक स्टूडेंट की हो जाती है जब वो Yes, जवाब sir. नहीं दे पाता। तो बस पूछो मत आप, गर्दन नीची, हाथ टेबल के ऊपर, बिल्कुल धूलनी छुट्टी रहती है उसकी, हैरान पता नहीं क्या हो जाएगा। टीचर ऐसा हो खुर्राट, तो डंडे वाला टीचर हो Yes. अगर तो देखने की पड़ कोई जाए हिम्मत आगे नहीं डंडा। होती। अरे और अच्छा, पिटाई से ज्यादा डर तो उससे होती है कि कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, पता नहीं क्या कह दें अभी ये हमसे। Yes, sir. और यस पिटाई भी सर। एक बेइज्जती है पूरी क्लास के सामने। पीट ले एक उससे कोई दिक्कत नहीं। पिटने में भी बेइज्जती होती है, एक लपड़ भी पड़ जाए तो पूरे दिन भर क्लास के बच्चे मजाक उड़ाते हैं। आज तो मजा आ गया, क्यों? सर डंडों से नहीं होती, थप्पड़ से होती है। हाँ, डंडों से नहीं थप्पड़ से होती है। अच्छी है वो तो, और भी अच्छी है। तो मैं बोल नहीं पाया, अच्छा, खड़ा का थप्पड़ा खड़ा से रह ज्यादा। गया, खड़ा का खड़ा रह गया। और उसके बाद आप देखिए क्या हुआ। आई हर्ड एम हेमल से टू मी। आज बड़ी बड़ी अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं यहाँ पर। और मैंने अचानक से सुना, जो हमारे टीचर थे एम हेमल, उन्होंने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स। स्कॉल्ड का मतलब डांटना, छोटे बेटे, छोटे फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ। लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारे को बहुत बुरा लग रहा होगा, है होता है ना, सारी क्लासेस निकाल दी, पढ़ाई करी नहीं, क्या करें अब। पर तुमको बहुत बुरा लगना चाहिए, बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज, तुम्हें पता है ये सब कुछ कैसे होता है। देखिए बहुत प्रैक्टिकल बातें आ रही हैं अब यहाँ पे। क्यों नहीं पढ़ते हैं हम, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, होता है ना। रोजाना हम क्या करते Yes. हैं, अरे बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो मार्च में एग्जाम है, अभी तो जुलाई है यार, आई विल लर्न इट टुमारो, कल पढ़ लेंगे, कल से पढ़ेंगे। और देखिए अब क्या होता है बताऊं मैं आपको। जुलाई में बच्चे स्कूल आना चालू करते हैं, मालूम है मार्च में एग्जाम है, किताब विताब खरीदेंगे, यूनिफॉर्म करेंगे, ये वो, 12 15 16 17 तारीख हो जाती है। फिर हम विचार करते हैं चलो पढ़ना शुरू करें। यार अब जुलाई तो निकल ही गई, और निकल जाने दो 5 7 दिन, और थोड़े दिन मस्ती कर लेते हैं, 1 अगस्त से पढ़ाई शुरू करेंगे। ये जनरल थिंकिंग है आप लोगों की जो होती है। दिल पे हाथ रख के बोल देना, होती है कि नहीं होती। सर होती है। अब Yes, वो sir. साहब 1 अगस्त आ गई, होती है sir. 1 अगस्त आ गई, लेकिन गलती से उस 1 अगस्त के दिन कोई ऐसा दिन आ गया, मान लो बुधवार आ शुक्रवार या गया, शनिवार। शुक्रवार आ गया, शनिवार आ गया, मान लो शनिवार आ गया, तो अपने को सोमवार से लगता है अरे स्टार्ट यार करेंगे। आज तो शनिवार है 1 तारीख को, तो यार अब संडे आ जाएगा। फिर ऐसा करते हैं यार, अपन मंडे से पढ़ाई चालू करते हैं। हाँ, अच्छा वो मंडे भी आ गया, मंडे आ गया तो फिर हमारे दिमाग में विचार आता है कि यार ये शिक्षा का कार्य तो गणेश जी का है, चलो यार बुधवार का दिन ठीक रहता है किसी भी नई शुरुआत के लिए। बुधवार आ Yes. जाता है, फिर आपको लगता है अरे यार बुधवार है आज, तो शिक्षा के देवता तो बृहस्पति जी हैं, बृहस्पति का दिन ठीक रहेगा यार, चलो अपन बृहस्पतिवार से शुरू करेंगे। और ऐसे करते 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 बृहस्पतिवार आता है, तो अपने को पता चलता है 8 तारीख हो गई है, अरे यार 15 अगस्त आ रहा है यार। ऐसा करते हैं यार 15 अगस्त के बाद शुरू करेंगे, अब तो यार 15 अगस्त तो निकाल ही देते हैं। ये जनरल थिंकिंग होती है। 15 अगस्त आ गया, अरे यार 8 दिन के बाद तो रक्षाबंधन आ रही है, अब कौन बीच में पढ़ाई चालू करे, फिर डिस्टर्ब होंगे। ए यार अपन तो रक्षाबंधन के बाद चालू करेंगे पढ़ाई, सारी टेंशन खत्म।
रक्षाबंधन खत्म होती है तो फिर वो 1 तारीख का चक्कर आ जाता है, 1 तारीख से चालू करेंगे। अब तो यार आज 28 तारीख तो वैसी हो गई, 27 तारीख हो गई यार। और यूं करते 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 और फिर वो सितंबर आ जाता है। फिर वो पता है क्या होता है, फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। और यार श्राद्धों में तो कोई काम करते ही नहीं है अपन नया। 15 दिन तो निकालो कम से कम जैसे तैसे करके। और फिर श्राद्ध हो जाते हैं तो फिर नवरात्र आ जाते हैं। नवरात्रों में आप वैसे पूजा पाठ में बिजी हो जाते हो कि यार अब नवरात्र आ गए, होली की दिवाली की भी साफ सफाई करनी है, फालतू में डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब ऐसा करते हैं अपन दिवाली के बाद ही पढ़ाई चालू करेंगे। बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो कर लेंगे यार। फिर हाफ ईयरली आ गई, फिर 26 जनवरी आ जाती है। फिर ऐसे ऐसे कार्यक्रम आपका चलता रहता है। और आप हमेशा अपने आप से यही कहते रहते हो, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। अरे बहुत टाइम है अभी तो यार, कल से पढ़ लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। और देखिए अब जरा आप, ये रोजाना कल 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 करते करते आज कहाँ आ गए? अब आ गए ना? अरे बारे मार्च आ गई रे, या तो आ गया। अब तो Yes, sir. पढ़ाई नहीं हुई अभी तक तो। हाफ ईयरली आ गए, टेस्ट आ गए। समझ में आ रही बात? होता है कि नहीं होता है आपके साथ में? होता Yes, है sir. सर। होता है सर। दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद आलसेक। यही तो प्रॉब्लम है आलसेक के लोगों के साथ। यही तो प्रॉब्लम है विद्यार्थियों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ। अच्छा, हर काम को हम टालते रहते हैं ऐसे, या आपकी तो पढ़ाई की बात रह गई, और चीजों में भी हम कामों को इसी प्रकार से टालते रहते हैं। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी कि यहाँ के लोगों की बात क्या है, आलसेक के लिए आ रहा है शी। वैसे अगर बात करें अपन इसको वाइड रेफरेंस में, तो वहां के लोगों के लिए आ रहा है। यानी कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, सीखने की बातों को कल पर टालते रहते हैं। और आपने सुना होगा कि कल कभी किसी का नहीं आता है। यस सर। सर। कहा जाता है हमारे यहाँ, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, अब और पल में परलय होएगी, और फिर करेगो कब। अपना उल्टा हिसाब है। कहावत तो ये है, अपन ने बना ली उल्टी। आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। अरे धीरे धीरे काम कर, और उम्र पड़ी है बरसों। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही सर। आपकी मैंने रग पे हाथ रख दिया, वो दुखती रग पे हाथ रख दिया, या पता नहीं कौन सी रग पे हाथ रख दिया मैंने आज आपके। नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। और अब वो जो बाहर के लोग हैं, जो जर्मन के लोग हैं, वो आएंगे यहाँ पर, और वो आकर के क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाउ इज इट, अच्छा यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन। तुम केवल ढोंग करते हो, दिखावा करते हो कि तुम फ्रांस के नागरिक हो, फ्रेंच हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। काहे के तुम नागरिक हो? ना तो तुम अपनी भाषा को पढ़ सकते हो, ना तुम इसको लिख सकते हो, ना तुम इसको बोल सकते हो, और फिर कहते हो कि हम तो फ्रेंच हैं। अरे फ्रेंच हो तो आदमी जिस देश का है, कम से कम उसकी भाषा तो उसको आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए क्या? यस सर। सर आनी चाहिए। एम अहमद समझा रहे हैं उनको कि यही करते रहे तुम। अब देखो वो बाहर के लोग आएंगे, जब जर्मनी आएंगे, जर्मन्स आएंगे, और वो तुमको अब बोलेंगे कि काहे के फ्रेंच हो तुमको तुम्हारी भाषा तक तो आती नहीं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंड्स। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, यानी कि केवल तुम्हारी हालत इतनी खराब नहीं है। पीछे बैठे ना अंकल जी, दादाजी बैठे ना, वो 4 5 7। We have all a great deal to reproach ourselves with. समझ में आया आपको? यानी कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। वी हैव अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, यानी कि अपने आप को हम कैसे धिक्कारें, कैसे अपने आप को हम इस बात के लिए दोषी बताएं। इसके एक कारण थोड़ी है इसका, खाली स्टूडेंट दोषी थोड़ी होता है इसके लिए, है? होता है क्या?
चल रहे पेट्रोल डलवाला गाड़ी में, चल अट्टा, गई क्लास 15 मिनट की 20 मिनट की। बच्चा क्या करे इसमें, क्या करे? चल चल हो जाएगी क्लास, ये काम करके आ पहले, तू बड़ा अंग्रेज बन रहा है क्लास लेके। होता है ना घरों में, नहीं होता ऐसा? होता है सर। होता है ना? यस सर। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। और क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे लिए इतने चिंतित नहीं थे, उनकी भी इतनी उत्सुकता नहीं थी कि वो आपकी पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेकर के चलते। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। और तुम्हारे माता पिता ने भी तो तुम्हारे को कहीं ना कहीं काम पे लगा रखा है, किसी फैक्ट्री में लगा रखा है, किसी खेत में लगा रखा है, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि तुम्हारे माता पिता को और पैसा थोड़ा सा मिल जाए। ये एम हेमल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे, ये एम हेमल कह रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान तो एक अलग तरीके का देश है, यहाँ तो माँ बाप खुद अपने बच्चों को बिजी रखते ही नहीं है। कहीं आप में से है कोई जो काम करता होगा? बहुत रेयर होगा ऐसा, बहुत मजबूरी होगी तभी ना। यहाँ बच्चों को बच्चों से काम नहीं करवाया जाता, बच्चों को पढ़ाया जाता है हाउ एनी, कैसे भी करके, कैसे भी करके। लेकिन ये वहां की बात है, वो कह रहे हैं कि तुम में से कई तो ऐसे हैं जिनके माता पिता तुमको काम पे लगा के रखते होंगे कहीं ना कहीं, किसी फैक्ट्री में, किसी खेत पे, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि उनको और कुछ ज्यादा पैसा मिल सके। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मेरे ऊपर भी तो दोष है इस चीज का, मैं भी इसके लिए अपने आप को दोषी मानता हूं। केवल माता पिता का ही दोष नहीं है, हम दोष किसका बता देते हैं? सीधा सीधा स्टूडेंट का। लेकिन उसके लिए बहुत सारी बातें और भी जिम्मेदार होती हैं। कई बार माता पिता भी जिम्मेदार होते हैं, कई बार टीचर भी जिम्मेदार होते हैं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? और क्या मैं नहीं भेज देता हूं तुम्हारे को कई बार कि जाओ मेरे पेड़ पौधे सूख रहे हैं वहां पे, उनमें पानी डाल दो? करवाया जाता है ना कई बार ये काम भी, तो यस यस सर। सर। करवाया जाता है ना। यस सर। टीचर भी दोषी है, मेरे जैसा टीचर भी दोषी है, जो तुम्हारे को सिखाने की बजाय, स्कूल में तो मैंने तुमको बुलाया फ्रेंच सिखाने के लिए, और मैं तुम्हारे से अपनी क्यारियों में पानी डलवा रहा हूँ, पेड़ पौधों में साफ सफाई करवा रहा हूँ, हैं? दिवाली की। जो आप सोया। यस सर। समझ में आ रही बात आपको? यस और एंड when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और कभी कभी मेरा मन होता था कि आज मुझे मछली पकड़ने जाना है, तो मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था, जाओ आज तुम्हारी छुट्टी, मस्त रहो। तो किस किस को जिम्मेदार बताया उसने? किस किस को जिम्मेदार बताया? सबसे पहले तो खुद, सबसे पहले तो खुद अपने जिम्मेदार है आप वो। को। यस सर। वो सोचता है कि बहुत टाइम है, मैं कर लूंगा। फिर पेरेंट्स बच्चों को काम पे लगा देते हैं, जिससे कि उनको और दो पैसे मिल सके। कहीं कहीं तो मजबूरी होती है, मजबूरी में ही लगाता है पेरेंट्स, अपने बच्चों को काम पे ऐसे नहीं लगाता है। और कौन दोषी है इसके लिए? मैं भी दोषी हूँ, स्कूल टीचर भी दोषी है, बच्चों को पढ़ाने की बजाय दूसरे काम में लगा देता है। यस। कभी मेरा मन होता है घूमने जाना है मेरे को, आज चलो छुट्टी तुम्हारी। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language। और फिर इसी प्रकार से एम हेमल एक चीज से दूसरी चीज पर बोलते हुए कहाँ आ गए? वो फ्रेंच भाषा पर आ गए। Saying that it was the most beautiful language in the world। और क्या कह रहे हैं वो? कि ये जो फ्रेंच भाषा है संसार की सबसे ज्यादा सुंदर भाषा है। अब भैया वो तो कहेंगे ही, हमारे को तो हमारी हिंदी सबसे ज्यादा सुंदर नजर आती है। जो वो व्यक्ति झांका होगा उसको वही चीज अच्छी लगेगी ना। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? हम कहते हैं कि हमारी हिंदी संसार की सबसे समृद्ध भाषा है, तो हम कह रहे हैं क्योंकि हिंदी हमारी है, हैं? फ्रांस का रहने वाला जो फ्रेंच भाषा भाषी है वो थोड़ी कहेगा कि हिंदी सबसे अच्छी है। एक अंग्रेज ये थोड़ी कहेगा कि वो कहेगा मेरी इंग्लिश अच्छी है, हैं? जो जहां का व्यक्ति होगा वो अपनी चीज को अच्छी बताएगा, और अच्छी है, अच्छी बात है, सभी चीजें अच्छी हैं दुनिया में। दुनिया में बुरी कौन सी चीज है? द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, बहुत स्पष्ट भाषा है, बता रहा है वो फ्रेंच भाषा कैसी है। मोस्ट लॉजिकल, बहुत तार्किक भाषा है,
दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। और पता है एमएमएल क्या कह रहे हैं अपने स्टूडेंट को, देखो हमें हमारी भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और हमें अपनी भाषा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और सच बात है ये, कोई भी देश, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत जो होती है ना, वो उसकी भाषा होती है, ध्यान रख लेना आप। और जिस देश के लोग, जिस देश के नागरिक जब अपनी खुद की भाषा को धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं, तो उस देश के पतन को कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को भी ध्यान रख लेना आप। भाषा हमारी एकता का बहुत बड़ा साधन है, समझ रहे हैं मेरी बात को आप? अरे भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। आप मुझे बताइए, अगर एक भाषा नहीं होगी हमारी, हम कैसे जुड़ेंगे एक दूसरे से? Yes. भाषा गई मतलब गए हम इंग्लिश सीखें, फ्रेंच सीखें, जर्मन सीखें, इटालियन सीखें, स्पेनिश सीखें, एंड वॉट एवर यू वांट टू लर्न, यू आर फ्री टू लर्न। लेकिन मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूं, थोड़ी बहुत अंग्रेजी मेरे को भी आती है, आपके बराबर तो नहीं आती होगी, पर थोड़ी बहुत आती है मेरे को। लेकिन और अगर मैं बात करूं आपसे, तो शायद थ्योरेटिकल अगर मैं बात करूं तो हिंदी से ज्यादा मेरे को इंग्लिश की जानकारी है। मुझे अगर कहा जाए हिंदी पढ़ा दो तो आई एम नॉट एबल। भाषा मेरी हिंदी है, लेकिन मैं उस भाषा का ज्ञाता नहीं हूं। मैं उस भाषा को यूज कर सकता हूं बेस्ट से बेस्ट तरीके से। बोलूंगा तो मैं अच्छा हिंदी में बोल सकता हूं, लिखूंगा तो मैं अच्छी हिंदी लिख सकता हूं, पढ़ सकता हूं बहुत अच्छी हिंदी में। मेरी भाषा है, मेरी भाषा है, मेरी भाषा मेरी जान है। भाषा के बिना हमारा क्या अस्तित्व है बताइए आप? कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा भाषा के बिना। तो अंग्रेजी भी सीखता हूं मैं, और हिंदी है तो हिंदी तो मेरी भाषा है, मेरी माँ है, मेरी जान है। इसको कैसे छोड़ सकता हूं मैं, चाहे कहीं भी चला जाऊं? हम तो घर में भी हिंदी बोलते हैं। कई लोग मेरे से कहते थे कि आप तो अंग्रेजी, आपके तो बच्चे घर में अंग्रेजी बोलते होंगे। मैंने क्यों बोलते होंगे? तो क्यों बोलेंगे? जो हमारी भाषा है वो बोलेंगे। हाँ, मेरे Yes. बच्चे मेरे बच्चे अंग्रेजी में, भाषा पे उनका कमांड होगा, नो डाउट। और मैं मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे ही बच्चे नहीं, सभी के, वो मेरे पास अगर पढ़ रहे हैं तो मैं उनको अच्छे से सिखा सकूं। टाइम लगता है। तो एक भाषा के रूप में हमारा हमारा कमांड हो उसके ऊपर, एक भाषा के रूप में कमांड हो हमारा उसके ऊपर। संसार की 10 भाषा सीखो ना आप, कौन मना करता है आपको? लेकिन अपनी भाषा तो अपनी होती है भैया। हम सबकी माँ का सम्मान करते हैं, नहीं करते क्या हम? Yes, sir. लेकिन यार Yes, अपनी sir. माँ का स्थान किसी दूसरे की माँ को तो नहीं दे सकते हम। दे सकते हैं क्या? नहीं दे No, सकते। sir. हम कभी भी नहीं दे सकते, No, sir. कभी भी नहीं दे सकते। बस वही वाली बात है, वही कह रहा है यहाँ पर। ये बहुत अच्छी बात कह रहा है। ये वो कह रहा है अपने उन लोगों से जो उसकी क्लास में है कि देखो फ्रेंच भाषा है, ये हमारी भाषा है, हमें इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए, इसको नष्ट नहीं होने देना है। समझ में आ रहा है आपको? Yes. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। हमें इसको अपने बीच में सुरक्षित रखना है, बचाना है, और हमें कभी इसको भूलना नहीं है। बिकॉज सुनिए, आप सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो आ रहा है ना, अभी यहाँ पर एक क्लोज आ रहा है, अंडरलाइन कर लेना है इसको। बिकॉज व्हेन पीपुल आर इंस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। समझा देता हूं मैं इसको, अंडरलाइन कर लेना इस पूरी सेंटेंस को, पूरे क्लॉज को। क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं ना किसी देश के, समझ में आ रही है बात आपको? जब Yes, हम लोग sir. जब हम लोग किसी चीज के गुलाम हो जाते हैं ना, कोई बात नहीं, है ना? Yes, sir. जब हम किसी देश के गुलाम हो जाते हैं ना, और उसके बाद भी एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, लेकिन गुलाम होने के बाद भी एज लॉन्ग एज का मतलब
जब तक हम अपनी भाषा पे अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, जब तक हम अपनी भाषा को ढीली नहीं छोड़ते हैं, जब तक हम अपनी भाषा से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो भाषा कैसा काम करती है पता है? चाबी का काम करती है। मान लीजिए हमको किसी ने गुलाम बना के किसी देश ने जेल में डाल दिया, उस गुलामी से निकलने का काम उस भाषा के द्वारा होता है। यानी कि भाषा क्या है? अगर हम गुलाम हो भी गए और फिर भी अगर हमारी भाषा के ऊपर हमारा कमांड है, हमारी एक भाषा है, तो उस भाषा के द्वारा हम उस गुलामी को भी समाप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात आपको, जो मैं कह रहा हूं आपसे? यस सर। हाँ अरे यस भाषा के द्वारा ही तो विचारों का आदान प्रदान होगा कि नहीं होगा? भाषा के द्वारा ही तो हमें समाचार मिलेंगे, कहां पर क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों के साथ जुड़ जाते हैं या नहीं जुड़ जाते, बताइए आप मेरे को। यस सर। यस सर। जुड़ जाते हैं ना, हम जुड़ जाते हैं ना हम लोगों के साथ। मैं यहाँ रहता हूँ, गुजरात में मेरे कोई जानने वाले रहते हैं, हरियाणा में मेरे कोई जानने वाले रहते हैं। हम एक दूसरे से कैसे टच में है? भाषा के द्वारा ही तो है ना। और किस चीज के द्वारा टच में है बताइए आप? भाषा। बस भाषा से ही तो हमको उनके हालचाल पता चलते हैं। वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वो हमें भाषा से ही तो पता चलता है। 1857 में विद्रोह हुआ, पूरे देश को पता चला। कैसे पता चला? भाषा से। भाषा के द्वारा ही तो पता चला। और कैसे पता चला, सोच के देखिए आप जरा, है। और भाषा के द्वारा ही तो पूरे देश के लोगों को एक किया जा सकता है। नहीं किया जाता है क्या? किया जाता है। यस सर। मेरी बात समझ में आ रही है यस आपको? सर। Then he opened a grammar and read us our lesson. उसके बाद उन्होंने हमारी ग्रामर की किताब खोली, अपनी जो ग्रामर की किताब थी वो खोली उन्होंने, और एक पाठ पढ़ा उन्होंने। I was amazed to see how well I understood it. और आज मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, आज तो मुझे बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है। देखिए आप, ये भी जोरदार बात हो गई। आज बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है। All he said seemed so easy, so easy. वो कहते हैं कि आज जो गुरुजी कह रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, बड़ा आसान लग रहा है, बड़ा आसान लग रहा है। I think too that I had never listened so carefully. और देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। और वो ये भी कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ये भी लगता है कि शायद आज के जैसा मैंने कभी, आज मैं जितना ध्यान से, जितना मन से पढ़ रहा हूं ना, उतना मैंने कभी भी अपने ध्यान और मन से पढ़ा नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट बात होती है। ध्यान ही नहीं रहता कहाँ पढ़ा रहे हैं। कईयों को तो हम पकड़ते, खड़ा बता कहाँ पढ़ा रहा हूँ, बता ही नहीं कहाँ पढ़ा रहे हैं। देखते होंगे आप क्लासरूम के अंदर। यार हमारी क्लासेस के अंदर तो ऐसा नहीं होता है। यस सर। हमारी क्लासेस के अंदर तो हम स्टार्टिंग के 2-4 दिन में ट्यून कर देते हैं, भैया कैसे पढ़ना है तुम्हें। अब वो उनका ध्यान ही नहीं है पढ़ने में, तो कहां से समझ में आएगा फिर। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। और ऐसा भी है, दो बातें हैं, गुरुजी ने भी पहले कभी इतने धैर्य के साथ हमको ये बातें नहीं सिखाई थी, इस प्रकार से समझाई थी, समझा समझा के बड़े प्यार से। और शायद हमने भी पूरे मन लगा करके पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए पहले समझ में नहीं आता था। आज क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि आज हम भी मन लगा के पढ़ रहे हैं और गुरुजी भी मन लगा के पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। जरूरी होता है कि नहीं होता? होता है ना, तभी तो सीख पाएंगे हम। यस सर। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. और आज तो ऐसा लगा कि शायद ये हमारे गुरुजी आज हमको वो सब कुछ दे देना चाहते हैं जाने से पहले जो भी इनके पास है। यानी कि यहां से जाने से पहले आज हमारे गुरुजी ऐसा लगता है हमको वो सारा ज्ञान दे देना चाहते हैं जो इनके पास है, जो इनके पास चीजें हैं वो सब हमको पढ़ा देना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और भैया होता है ना, कई बार एक बार समझाते ही समझ में आ जाता है, होता है नहीं होता कई बार? तो ऐसा लगा आज तो जैसे कि गुरुजी होता है सर, एक बार में ही समझाया और समझ में आ गया। तो उसमें दोनों तरफ से बातें होती हैं जी।
स्टूडेंट का भी इंटरेस्ट, स्टूडेंट का भी मन, कंसंट्रेशन, फोकस होना चाहिए, और टीचर का भी होना चाहिए। चाहिए। टीचर कितना भी ध्यान से पढ़ा ले, अगर स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहा तो कहां से समझ में आएगा? स्टूडेंट कितना भी ध्यान लगा के पढ़ ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन टीचर अगर ध्यान से नहीं पढ़ा रहा तो फिर कैसे समझ में आएगा? तो दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। यही बात मैं हमेशा कहता हूं क्लासरूम्स के अंदर। ट्यूनिंग होनी चाहिए टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में। दिल से पढ़ना चाहिए और दिल से पढ़ाना चाहिए। केवल टाइम पास करने के लिए या कोर्स पूरा कर देने के लिए नहीं होना चाहिए सब कुछ। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, और जब ये ग्रामर का पार्ट हो गया हमारा, उसके बाद हमारे को एक कुछ लिखने के लिए लेसन दिया गया, लिखने के लिए पाठ दिया गया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन हमारे लिए एम हेमल नई कॉपियां लेकर के आए थे। लास्ट डे था ना आज, होता है ना। Yes, sir. रिटर्न इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस आलसेक, फ्रांस आलसेक। और पता है सुंदर लेख लिखा होगा कभी आपने? Yes, जब sir. आप छोटे छोटे Shukla. रहेंगे होते, श्रुति लेख अलग चीज होती है, सुंदर लेख अलग चीज होता है। सुंदर लेख का मतलब है कि ऊपर ही ऊपर वाले पेज के ऊपर ही ऊपर वाली लाइन के ऊपर एक लाइन लिख दी जाती है, और फिर Yes, उसके sir. नीचे पूरी लाइनों में उनको लिखना पड़ता है। आपको लिखना पड़ता है। फिर Yes, sir. Yes, मेरा sir. मेरा भारत ठीक है सर, पूरे महान, या पेज में। कोई भी चीज इस प्रकार से कोई लाइन आपको दे दी जाती है, यस सर। उसको कहते हैं सुलेख। तो ऐसी ही सुलेख की कॉपी हमारे लिए तैयार करके लाए थे आज हमारे सर। और हर कॉपी पे क्या लिखा हुआ था अंदर? जो लाइन लिखी हुई थी, जो लाइन हमें कॉपी करनी थी, क्या लिखा हुआ था? फ्रांस आलसेक, फ्रांस आलसेक। समझ में आ गया आपको? अपन Yes, अगर sir. अपनी बात करें तो अपन क्या लिखेंगे अभी? Yes, sir. जयपुर राजस्थान भारत, जयपुर भारत, जयपुर भारत। समझ में आ रही होगी शायद मेरी बात आपको। Yes, sir. सर लाइक दैट दे looked Yes, sir. like little flags floating everywhere in the school room। और ये जो शब्द लिखे हुए थे ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि हमारे देश का झंडा हो, जो हर टेबल के ऊपर तैर रहा हो। समझ में आ गई होगी बात आपको? इमेजिन करो आप, सबकी टेबल्स के ऊपर कॉपी खुली हुई रखी है, और हर कॉपी के ऊपर ये लाइन लिखी हुई है पेज के अंदर, और सारी कॉपियां खुली हुई हैं, लाइन लिखी हुई है फ्रांस आलसेक, फ्रांस आलसेक। क्या बहुत शानदार यहाँ पर उसने जो है एक कंपैरिजन किया है। जो लिखा हुआ है उसको झंडे के रूप में दिखा रहा है कि ऐसा लग रहा था पूरी क्लास के अंदर, हर कॉपी के अंदर ये लिखा हुआ ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि हमारा झंडा, झंडा ही तो होती है जान देश की, Yes, sir. है भाषा जी है, जी झंडा यस है, सर। जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक Sir. होते हैं। है कि उस कमरे के अंदर हर जगह हमारे देश के झंडे हवा में तैर रहे हैं, ऐसा दिखाई हमको दे रहा था। देखिए राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। देश है तो हम हैं, ध्यान रखना इस बात को। Yes. देश है तो हम हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ऐसे लग रहा था जैसे कि हमारी टेबल के ऊपर छोटे छोटे झंडे नहीं आते अपने, तिरंगे लगे होंगे, देखे होंगे आपने टेबल्स के ऊपर कहीं Yes, ऑफिस sir. वगैरह में। Yes, sir. Yes. ऐसा यस लग रहा सर। था जैसे कि हमारे, देखिए Yes, देशभक्ति की sir. भावना यहाँ पर, क्या शानदार देशभक्ति की भावना है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस कमरे के अंदर हर डेस्क के ऊपर, हर टेबल के ऊपर एक छोटी सी रॉड के अंदर हमारे देश का झंडा लगा हुआ हो। समझ रहे हैं आप बात को? आप देश तो देश ही Yes, होता sir. है, देश तो देश ही होता है। कहते हैं हमारे यहाँ पे, भरा नहीं जो भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, और हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नहीं। तो देश को, देश तो पहले होता है किसी भी चीज के लिए, ध्यान रखिए आप। Yes, sir. You ought to have seen how everyone set to work। आप देख सकते काश कि कैसे हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट अपने काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, कितनी शांति थी, चारों तरफ कोई शोर शराबा नहीं क्लास के अंदर। The only sound was the scratching
ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और आवाज अगर थी किसी चीज की तो वो किस चीज की थी मालूम है? कागज के ऊपर जब पेन चलता है तो आवाज होती है कि नहीं होती? होती है ना आवाज, हल्की हल्की सी आवाज होती है। बस यस सर। पूरे कमरे के अंदर वही आवाज थी, इसके अलावा कोई आवाज नहीं थी, कोई भी आवाज नहीं थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भंवरे, काले काले नहीं होते भंवरे, वो अंदर आ गए उड़ते हुए खिड़कियों में से। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन देखिए मजे की बात, उन भंवरों की तरफ क्लास के किसी स्टूडेंट का ध्यान नहीं। कहने का मतलब है कि वो इतना तल्लीनता के साथ, इतने ध्यान से वो अपने काम में लगे हुए थे सारे के सारे, कि उनका ध्यान किसी और चीज की तरफ जा ही नहीं रहा था। दे वर टोटली फोकस्ड टू देयर वर्क, देयर स्टडी। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान जो है पढ़ाई में ही था उस समय, कहीं और किसी चीज की तरफ नहीं था। देखो एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है क्लासरूम के अंदर, दोनों का रोल होता है उसके अंदर, बच्चों का भी रोल होता है और टीचर का भी रोल होता है, एक का ही रोल नहीं होता है। और मशीनी सिस्टम नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं आप? क्लास के अंदर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तब होता है, तब होती हैं ये सारी चीजें। और हम तो करवाते हैं, हम तो हमारी क्लासेस के अंदर तो ये सब कुछ हम करते हैं, हम एक मशीन की तरह जाके नहीं होता है। आप में से बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट हो, जानते हो अच्छे तरीके से कैसे चलता है। और यहाँ पर भी ऑनलाइन में रहते हुए भी हम तो बहुत इजी फील करवाते हैं स्टूडेंट को। इजी फील नहीं करेगा तो पढ़ ही नहीं सकता, वो पढ़ ही नहीं सकता, वो बीच बीच में रिचार्ज करना पड़ता है उसको, है? यस सर। Who worked right on tracing their fish hooks? और जो बच्चे थे ना छोटे छोटे, समझ रहे हो आप? छोटे छोटे जो बच्चे थे ना, यस सर, यस सर, वो तो बिल्कुल इतनी तल्लीनता के साथ ऐसे लगे हुए थे अपने काम में कि उनका तो ध्यान कहीं दूसरी जगह था ही नहीं। मछली पकड़ने के कांटे नहीं होते, मछली पकड़ने के कांटे, आपको ध्यान हो तो कांटा लगा के एक तार में और उसको पानी में डाल दिया जाता है, उसमें आटा वाटा लगा करके तो वो मछलियां आ जाती हैं। बच्चे वो मछलियों के जो पकड़ने के जो हुक होते हैं, जो कांटे होते हैं, उनके फोटो बना रहे थे, चित्र बना रहे थे। उनका भी ध्यान नहीं गया ऊपर कहीं किसी चीज की तरफ। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, मतलब वो हुक भी ऐसे बना रहे थे कि जैसे वो उनके देश का झंडा हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। और पता है छत के ऊपर पिजन्स कौन होते हैं? कबूतर होते हैं ना, कबूतर भी गुटरगू कर रहे थे, कबूतर भी गुटरगू कर रहे थे छत के ऊपर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स? कि हमारे को तो वो अब फ्रांस की जगह जर्मन सिखाएंगे, लेकिन क्या इन कबूतरों को भी वो जर्मन भाषा में बोलना सिखाएंगे? क्या ये पाबंदियां, ये गुलामियां कबूतरों की भी होंगी क्या? देखिए यहाँ पर इसने क्या बात कही है। समझ रहे हैं बात को आप? लेकिन कुछ चीजों की कोई सीमा नहीं होती है, कुछ चीजों की कोई सीमा नहीं होती है। आपने शायद एक लेसन पढ़ा होगा डेफिनेटली, लव अक्रॉस द साल्ट डिजर्ट। यस सर। कोई देश का बंधन नहीं, कोई सीमा का बंधन नहीं। और आपने शायद देखी होगी फिल्म गदर 1947। काय की सीमा कुछ नहीं, कुछ चीजों की कोई सीमा नहीं होती है, भाषाओं की कोई सीमा नहीं होती है। और भाषा को किसी के ऊपर जबरदस्ती आप लाद भी नहीं सकते हो। क्लियर हुई मेरी बात आपको? यस सर। थैंक यू वेरी मच। आज हम इतना ही रख पाएंगे। ओके, थैंक यू।